गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा व्यापारिक बैंक वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब हम अपने लेसन 19 पर आ रहे हैं। केंद्रीय बैंक जिसका नाम है, इसके अंतर्गत हम केंद्रीय बैंक से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। साथ में केंद्रीय बैंक एक अर्थव्यवस्था में क्या महत्व रखता है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार से उसके द्वारा साख पर नियंत्रण किया जाता है। क्रेडिट क्रिएशन का कार्य तो व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक का आपने पढ़ा था, लेकिन क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो आपके केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। ये जो साख का नियंत्रण होता है, इसकी कौन कौन सी नीतियाँ होती हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से केंद्रीय बैंक जो है अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण करता है या मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। सबसे पहले हम केंद्रीय बैंक से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, जिसमें भारत के साथ साथ आपको वर्ल्ड के कुछ देशों के भी केंद्रीय बैंकों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। बुक में पेज नंबर 112 आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पर केंद्रीय बैंक आपके दे रखा है, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र को नियमित और नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य उसका केंद्रीय बैंक करता है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में एक बैंकिंग सिस्टम और जो मॉनेटरी सेक्टर होता है, उस सेक्टर के नियमित और उसको रेगुलर और उसको कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में सुस्थिर आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और सुदृढ़ भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है। देखो, ये सारे वर्ड्स जो हैं, सुस्थिर आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो, लेकिन जितना डेवलपमेंट आज है कल उससे ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो। सुस्थिर मतलब वर्तमान को स्थिर रखते हुए भविष्य में और अधिक डेवलपमेंट करना सुस्थिर आर्थिक विकास कहलाएगा। पूर्ण रोजगार, कार्य करने के योग्य और इच्छुक व्यक्ति के पास रोजगार हो, यह स्थिति पूर्ण रोजगार की कहलाती है। मूल्य स्थिरता, मूल्यों में जो फ्लक्चुएशन पाया जाता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में अधिक तेज़ी से कीमतें बढ़ती हैं बाज़ार में, और मंदी के दौर में बाज़ार में वस्तु की कीमतों के दाम गिरने लगते हैं। ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, इन्हें हम फ्लक्चुएशन के अंतर्गत लेते हैं, अस्थिरता के अंतर्गत लेते हैं। और मूल्य में स्थिरता का मतलब होता है ये उतार चढ़ाव ना हो, वस्तु की कीमतों में स्थिरता पाई जाए। और सुदृढ़ भुगतान संतुलन, सुदृढ़ भुगतान संतुलन मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें हमारी इस मुद्रा की स्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको स्थिर बनाए रखने का कार्य जो होता है वो भी आपके देश के केंद्रीय बैंक का ही होता है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों, जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, उन सभी बैंकों से मतलब यही है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करता है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक पढ़ रहे हो बच्चों आप, उसका नाम, अमेरिका में यह कार्य जो होता है फेडरल रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और भारत में यह भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक या फेडरल रिजर्व सिस्टम। और इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। और भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश का शीर्षस्थ बैंक होता है। शीर्षस्थ से मतलब जिसका कंट्रोल सारी बैंकिंग सिस्टम पर होता है, उसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। MHD कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक वह होता है जो अपने देश की मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे का सिरमौर होता है। ये MHD कॉक की जो डेफिनेशन दे रखी है ना बच्चों, इसे आप नोट कर लेना, अच्छी परिभाषा है। हो सकता है केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आपके लिखने में सही रहे, अच्छी रहे ये परिभाषा। आगे हम बढ़ते हैं केंद्रीय बैंक की परिभाषा। केंद्रीय बैंक को अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ACL डे के अनुसार
केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो मौद्रिक व बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और स्थिर करने में सहायक होता है। सैमुएल्सन के अनुसार एक केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है जिसकी जिम्मेदारी मौद्रिक आधार के नियंत्रण की होती है और उच्च शक्तिशाली मुद्रा नियंत्रण करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है? हाई पावर मनी किसे कहते हैं? ये बच्चों एक अपने आप में टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी अपन बात करेंगे। अभी आपके बस यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है उच्च शक्तिशाली मुद्रा, बाकी आपके 12th के अंदर ये नहीं आया है, इसलिए अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक किसी भी देश की वह शीर्ष संस्था होती है जो मौद्रिक और बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत होती है। भारत में उक्त भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक अदा करता है। यह देश की संपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का नियामक होता है। साथ ही करेंसी जारी करने से लेकर बैंकिंग संस्थाओं को अनुज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में इसे एक शीर्ष अथवा केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। बच्चों, यदि आपको ये जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषा दी गई है आपको याद नहीं होती है तो आप अपने कार्यों के आधार पर, केंद्रीय बैंक के जो कार्य दे रखे हैं उसके आधार पर भी आप अपनी खुद की परिभाषा को लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगी। फिर है केंद्रीय बैंक के कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, प्रत्येक कार्य को ध्यान से पढ़ना समझना। 6 नंबर के क्वेश्चन में भी कार्य आ सकते हैं और 2 नंबर या 4 नंबर के अंदर भी किसी 4 कार्यों को या किसी भी कार्य को 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक कार्य को ध्यान से समझने का प्रयास करना। केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। पहला कार्य तो इसका करेंसी का निर्गमन करना होता है। दूसरा प्रमुख कार्य बैंकों का बैंक और नियंत्रण करता है ये। तीसरा प्रमुख कार्य ये सरकार का बैंकर और सलाहकार है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक है। पांचवा अंतिम ऋणदाता है ये। छठा केंद्रीय समाशोधन का कार्य करता है और 7वें नंबर पे साख का नियमन एवं नियंत्रण करता है। देखो, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य केंद्रीय बैंक का जो होता है अर्थव्यवस्था की मुद्रा का निर्गमन करना होता है। निर्गमन मतलब नई मुद्रा का निर्माण करना, मुद्रा का निर्गमन या करेंसी का निर्गमन कहलाता है और यही इसका प्रमुख या प्राथमिक कार्य होता है। पढ़ें अब इसके अंतर्गत क्या दे रखा है। केंद्रीय बैंक वैधानिक रूप से देश की मुद्रा, जिसे हम भारत में क्या है वो नोट, का निर्गमन एवं संचालन के कार्य प्रमुख रूप से करता है। भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, जिससे नोटों में एक रूपता तथा विनिमय में सुविधा रहती है। देश में पर्याप्त मात्रा में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लाइन नोट कर लो बच्चों, वैसे आपके बॉक्स दे रखा है न्यूनतम कोष प्रणाली किसे कहते हैं। हमारे देश के अंदर आरबीआई के द्वारा जितनी भी मुद्रा निर्गमित की जाती है, नई मुद्रा छापी जाती है, उसके पीछे न्यूनतम कोष प्रणाली की अवधारणा काम करती है। ये न्यूनतम कोष प्रणाली अवधारणा क्या है उसको अपन नीचे बॉक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके दे रखा है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निर्गमित कुल मुद्रा की एवज में न्यूनतम कोष रिजर्व बैंक को अपने पास रखना पड़ता है और इस प्रकार केंद्रीय बैंक का देश में करेंसी संचालन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। अब देखो, न्यूनतम कोष प्रणाली को पढ़ रहे हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक अपने पास 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ सदैव रिजर्व में रखता है। इस प्रकार 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रिजर्व में रखने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कितनी भी राशि निर्गमित की जा सकती है या नोट किसी भी सीमा तक जारी किए जा सकते हैं। भारत में 1956 से ही इस प्रणाली का उपयोग नोट निर्गमन हेतु किया जा रहा है। देखो, पहला प्रमुख कार्य केंद्रीय बैंक का क्या होता है? नोटों का निर्गमन करना या करेंसी का निर्गमन करना।
नए नोटों को छापने के पीछे हमारे देश में जो प्रणाली अपनाई गई जाती है उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा 200 करोड़ का कोष रखा जाता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण होता है और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों को रखा जाता है। और इस 200 करोड़ के कोष के आधार पर आरबीआई कितनी भी मात्रा में नई मुद्रा का निर्गमन कर सकती है। अब सेकंड पॉइंट के अंतर्गत हम आते हैं। केंद्रीय बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य जो होता है, बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता। मतलब केंद्रीय बैंक जो है अर्थव्यवस्था में जितने भी अन्य बैंक हैं जिन्हें हम व्यापारिक बैंक कहते हैं, उन सभी का बैंक होता है। मतलब व्यापारिक बैंकों के खाते केंद्रीय बैंक के पास खुले हुए होते हैं और केंद्रीय बैंक इन बैंकों पर नियंत्रणकर्ता का भी कार्य करता है। जैसे देश की जनता जो होती है वो तो व्यापारिक बैंकों में अपने पैसे को जमा कराती है और वहाँ से ऋण लेती है, लेकिन जो बैंक होते हैं वो उनका खाता जो खुला हुआ होता है वो आरबीआई के पास या देश के केंद्रीय बैंक के पास खुला हुआ होता है और वो उस पर नियंत्रण भी रखता है। केंद्रीय बैंक बैंकों पर भी नियंत्रण रखता है। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं बच्चों, क्या दे रखा है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के समस्त वित्तीय क्रियाकलापों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। बैंकों के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने में यह निर्णयकर्ता की भूमिका को भी अदा करता है। केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग ग्राहकों के हितों का भी संरक्षण प्रदान करता है। भारत में रिजर्व बैंक ग्राहकों से सीधे शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित चेक को दिशा निर्देश जारी करता है। ये सारे कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं, जिसकी सहायता से वह व्यापारिक बैंकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। मतलब प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अनिवार्य रूप से केंद्रीय बैंक के पास खाता खुलवाना पड़ता है और उसमें जितनी राशि केंद्रीय बैंक के द्वारा निश्चित की जाती है उस राशि को प्रत्येक व्यापारिक बैंक को उस खाते में रखना अनिवार्य होता है। इसी के आधार पर केंद्रीय बैंक दिशा निर्देश जारी करता रहता है। इसी कोष के आधार पर केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नियंत्रण किया जाता है, साख पर नियंत्रण किया जाता है। तो एक तरह से ग्राहकों को संरक्षण और ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने के लिए कोई बैंक अपनी मनमानी ना कर सके, बैंकों पर नियंत्रण जरूरी होता है, तो केंद्रीय बैंक उसमें मदद करता है देश के में रहने वाले लोगों को लिए। और बैंक के आरबीआई के द्वारा अपने दिशा निर्देश भी जनता या ग्राहकों के लिए जारी किए जाते हैं, जिससे उन्हें बैंकिंग सिस्टम को समझने में और बैंकिंग सुविधाओं का फ़ायदा उठाने में काफ़ी मदद मिलती है। बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। इसमें अपन ने आज केंद्रीय बैंक शब्द से परिचित हुए। केंद्रीय बैंक अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं या देशों में किस नाम से जाने जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर केंद्रीय बैंक की परिभाषा पढ़ी, जिसके अंतर्गत उसके कार्यों के आधार पर परिभाषाओं को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। फिर हमने इसके कार्य पर स्टार्ट किए थे। सभी कार्यों के नाम पढ़ने के बाद 2 कार्य, पहला करेंसी का निर्गमन जिसमें हमने न्यूनतम कोष प्रणाली पढ़ी, और बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता, ये 2 कार्य हमारे द्वारा पढ़े गए हैं। आज के लिए बच्चों अपना इतना ही कार्य करेंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। हाँ, एक बात और तुमसे कहनी थी, तुम लोगों को अपनी कॉपी कंप्लीट करके समय पर चेक करा लेनी है, क्योंकि तुम्हारे 20% जो इंटरनल मार्क्स जाएंगे बच्चों, वो इसी के आधार पर जाएंगे, तुम्हारी कॉपियाँ जो चेक की जा रही हैं। इन कॉपियों के अंदर अपना काम कंप्लीट कर लें, सारे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, पीछे के क्वेश्चन आंसर वगैरह जितने आप कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। यदि नोट्स में है तो कोई दिक्कत नहीं, और नोट्स में नहीं है तो उन क्वेश्चंस को आपको कॉपी में करना है। जितनी जल्दी कॉपी चेक करा लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, बाकी आपके इच्छा है। थैंक यू बेटा।